हैशटैग ज्वाइन फंडामेंटल क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमने लेक्चर नंबर 4 में जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्या किया था, रॉड्स लॉ को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम रॉड्स लॉ के ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कि कैसे ग्राफ क्रिएट होता है, कैसे इस ग्राफ पे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? और थोड़ी बहुत बातें न्यूमेरिकल्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा है, न्यूमेरिकल नहीं बनाया है। ठीक है, फॉर्मूला तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आपने उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स ना बनाए हों। न्यूमेरिकल बनाने से होता क्या है, आपको एक क्लियरेंस मिल जाती है कि हाँ, चीजों को कैसे यूज करना है, प्योर क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, इस सब में क्या पता चलता है, डिफरेंस पता चलता है, मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं और फॉर्मूले में पुट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक दो न्यूमेरिकल्स उसके देखेंगे और आज ग्राफ को हम कंप्लीट करेंगे। रॉड्स लॉ का हमारा एंड यहीं पर हो जाएगा, फिर हम कॉलिगेटिव पढ़ेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लास्ट वेंट ऑफ फैक्टर के साथ। ठीक है, तो मैं सारे वीडियोस को मर्ज करके आपके लिए एक वीडियो भी लिंक बना दूंगा पूरा अच्छे तरीके से, ताकि एक वन शॉट की तरह वो हो जाए और उसको आप कंप्लीट कर भी लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको रॉड्स लॉ पढ़ाया था, क्या बताया था उसमें, है ना, कि P1 जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X1, यानी कि सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा 1 का, तो सरफेस पे मॉलिक्यूल 1 के ज्यादा होंगे, वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बताओ क्या आया था, P1 इक्वल्स टू P01 X1। X1 मोल फ्रैक्शन कहाँ था, सॉल्यूशन फेज का या लिक्विड फेज का था, है ना। P01 प्योर वेपर प्रेशर था, P1 क्या था, बताओ बताओ, पार्शियल वेपर प्रेशर था। गुड। और P2 इक्वल्स टू क्या था आपका, P02 इंटू X2, चाहे ये बोल लो चाहे ये बोल लो, है ना। और इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला था, P टोटल लिखने का ट्रिक बताया था, एक सिंपल सा, है ना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कहाँ 1 था कहाँ 2 था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ P0 लिख लो, माइनस P0 लिख लो, ब्रैकेट लगाओ मस्त, यहाँ पर क्या लिखो X, यहाँ पर क्या लिखो, वापस कहीं ना कहीं से घूम फिर के X आ ही जाता है ना, चलो कोई नहीं, आने दो। 1 2 क्या लिखो यहाँ पर, 1 2 1 2। ठीक है, P टोटल ऐसे भी लिख सकते हो, P0 माइनस P0 X प्लस P0। अभी अगर 2 से आपने स्टार्ट कर दिया तो वेरी गुड, 2 1 2 1। ठीक है, ये टोटल प्रेशर था, ये डाल्टन ने बताया था। टोटल प्रेशर बताओ क्या बताया था उसने, कि सारे पार्शियल प्रेशर का क्या कर दो, सम। तो जब हम सम वम करके लेके आ गए थे तो हमारे पास ये लास्ट में फॉर्मूला आया था। ठीक है, अब आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा इसका ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ अच्छे से पढ़ लेंगे, यही समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं 1-2 मिनट का बस मैथ्स की एक ट्रिक सी बताऊंगा स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर वो आपने अच्छे से सीख लिया तो वो आप फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो और केमिस्ट्री में भी इजीली अप्लाई करके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ओके, तो मैं वो आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। हालांकि मैंने ये हेनरी लॉ में भी ग्राफ में बताया था, बट आज थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, ओके, तो यहां पर c बताओ क्या होता है, वेरी गुड, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, c। तो y एक्सिस ऊपर दो ही बात हो सकती है, तो ऊपर यहां रेफरेंस लाइन ओरिजिन ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो या तो ऊपर कट कर सकता है या तो नीचे, या तो प्लस में c हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है। ठीक है, गुड। अब x पे हम किसको रखते हैं भाई साहब, इंडिपेंडेंट चीजों को, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट चीजों को रखते हैं, मैंने आपको बताया था। और y पे किसको रखते हैं, डिपेंडेंट को। कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय की सैलरी, है ना, कंपनी की ग्रोथ पे डिपेंड करती है। यानी कि कंपनी की ग्रोथ कहां पर आएगी, एक्स एक्सिस पे, एम्प्लॉय की सैलरी कहां आएगी, वाई एक्सिस पे। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो सैलरी भी क्या होगी, एम्प्लॉय की बढ़ेगी। हालांकि मिथ है ये, ऐसा होता नहीं है ना। एम्प्लॉय को हम लोग दबाते रहते हैं और कंपनी को उठाते रहते हैं। जितना एम्प्लॉय दब के रहेगा कंपनी ऊपर ऊपर उठेगी। हालांकि सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है। ठीक है, अब देखो हम अपने टॉपिक पे आते हैं।
व्हाट इज एम? एम बेसिकली क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप का मतलब बेसिकली यहां पर टेन थीटा होता है। बात समझ में आ गई? और इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक है, अगर थीटा आपका ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्वियस सी बात है स्लोप को एम से भी दिखाते हैं। यहां लिख देता हूं एम से। तो आपको अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि स्लोप आपका कैसा होगा? नेगेटिव। थीटा अगर लेस देन 90 है, जैसे आपने सुना होगा टेन थीटा क्या होता है बताओ? 1/√3। 1045 कितना हो गया? 1। 1060 कितना हो गया? √3। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब 0 से 90 के बीच में टेन थीटा की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। बहुत सही। तो टेन थीटा इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। और स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मस्त। मैंने यहां पर क्या किया? 3 लाइन खींची, 1 2 और यहां पर ये 3। ठीक है, कितनी लाइनें खींची हैं? 3। आपको दिख रहा होगा एक ओरिजिन से पास हो रही है, वेरी गुड। एक यहां पर है, यहां पर है। ठीक है, अब देखो इसका सी आपको पता चल गया है कि पॉजिटिव है क्योंकि प्लस वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। अब मैंने यहां पर आपको जब भी टेन थीटा मेजर करना हो, स्लोप मेजर करना हो, तो आप क्या करो? एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन खींचो। देखो लेस देन 90 है, ये भी लेस देन 90 है, दिख रहा होगा सबको। ये भी लेस देन क्या है? 90 है। इसका मतलब इसका स्लोप, तीनों का स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इसका भी कैसा है स्लोप? पॉजिटिव। इसका स्लोप भी कैसा है? पॉजिटिव। कितनी बात समझ में आ गई? गुड। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या दिखेगी? y = mx प्लस c। अब ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसकी c की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो y = क्या हो गया? ये mx, है ना। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी c की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो mx - c। इतना आया समझ में? ठीक है, फिर से एक बार देख लो। c की वैल्यू पॉजिटिव है, थीटा कैसा है? लेस देन 90, यानी कि थीटा लेस देन 90 तो स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव। यहां समझा चुका हूं। ठीक है, इसके बाद तो ये y = स्लोप पॉजिटिव, c पॉजिटिव। इसमें c कितना हो गया? 0। इसमें c क्या हो गया? नेगेटिव। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। ये समझ में बात आई? वेरी गुड। ओके, अब यहीं पर देख लो एक ग्राफ, ऐसा 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 लाइन। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें एक पैरेलल लाइन खींचूं तो थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 है। इसका मतलब स्लोप कैसा हो गया इसका? वेरी गुड, नेगेटिव। लेकिन c कैसा है इसका? पॉजिटिव। तो y = -mx प्लस c। ठीक है, इसका c 0 लेकिन स्लोप अभी भी नेगेटिव, स्लोप अभी भी नेगेटिव। तो स्लोप तीनों का कैसा है? नेगेटिव है। तो y = इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? -mx। इसका y = -mx - c। ये छोटी सी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे अगर ये आपको पता चल गया तो आप लाइन के ग्राफ पे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कहीं पर भी फंसने वाले नहीं हो, चाहे फिजिक्स का ग्राफ हो चाहे केमिस्ट्री का हो। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट चीजों को रखेंगे। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? चलिए अब ग्राफ समझते हैं किसका? रॉड्स लॉ का। तो बताओ क्या क्या यूज में लेंगे? देखो ये हमारा एक्स हो गया, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पर हमने किसको रखा बताओ? वेपर प्रेशर को। ठीक है, अब बताओ क्या क्या इक्वेशन थी? याद करो, दिमाग पे जोर डालो, एकदम कूल। अब मैंने लिखा था P1 = P01 x1, P2 क्या लिखा था? P02 x2, और टोटल प्रेशर बताओ क्या था? कोई से भी मान लो। तो P02 - P01, यहां पर क्या लिखा मैंने बताओ? 212 प्लस P01। कितनी बात समझ में आ गई मेरी? कोई डाउट नहीं है? लेट सपोज मान के चलो, अब ध्यान से समझो, चलो यहां मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो बताओ क्या ये y = mx का ग्राफ दिख रहा है आपको? y = किसका दिख रहा है? mx। बताओ स्लोप कैसा? प्रेशर का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा। तो स्लोप हमेशा क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ओरिजिन से, क्योंकि इंटरसेप्ट तो है नहीं, स्लोप पॉजिटिव है। देखो स्लोप यहां पर क्या है? थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ सीधा बनेगा। इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, है ना। लेकिन भाई साहब यहां देखो टोटल प्रेशर का, ये वाई एक्सिस पे हो गया,
ये mx हो गया और ये प्लस क्या हो गया c। वेरी गुड। इस बार इंटरसेप्ट भी है पॉजिटिव y एक्सिस पे कि नेगेटिव y एक्सिस पे है? पॉजिटिव y एक्सिस पे। वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पर स्लोप का गेम आ गया, बात समझ में आ गई। यहां पर p02 माइनस p1 है, p02 माइनस p1। अगर मैं p02 को ग्रेटर मान लूं किससे? p01। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है आपका ज्यादा वॉलेटाइल है और 1 जो है वो क्या है? कम वॉलेटाइल है। ठीक है, तो 2 ज्यादा वॉलेटाइल है, क्या बात समझ में आ गई? तो 2 ज्यादा वॉलेटाइल है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा होगी और ये वैल्यू क्या होगी? कम। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि थीटा क्या रहेगा? लेस देन 90। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो थीटा कैसा है यहां पर? ग्रेटर देन 90। इंटरसेप्ट भी है यहां पर, बात समझ में आ गई। इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ? p0 1 हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो इन तीनों को ग्राफ को जोड़ के यहां पर मैं क्या करूंगा? ड्रॉ करूंगा। बताओ एक्स एक्सिस पे किसको बोला था? इंडिपेंडेंट। तो मोल फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे तभी तो प्रेशर बढ़ेगा ना जी। मोल फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे तभी तो प्रेशर बढ़ेगा ना जी। क्या बात समझ में आ गई? इसका मतलब मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर कहां होगा? वाई एक्सिस पे। बहुत कूल। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर माना कि मेरी x1 की वैल्यू मैंने 1 मान ली और यहां पर x1 की वैल्यू क्या मान ली? 0। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है, क्या बना? एक स्ट्रेट लाइन। ये P1 का हो गया। किसका हो गया? P1 का। जब मोल फ्रैक्शन 0 था तो प्रेशर कितना? 0। जब मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला गया, मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन की कितनी हो सकती है? 1। तो 1 हो सकती है, तो इसका मतलब यहां पर आ गया और यहां पर प्रेशर मैक्सिमम, तो इसको मैंने वाला P01। केस ध्यान से देखो, P02 ज्यादा है ना मेरा, तो प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा है 2 का। अब यहां समझो लॉजिक, यहां पर x2 की वैल्यू कितनी बोली मैंने? 0। तो प्रेशर कितना होगा? 0। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा प्रेशर भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन x2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1 आ सकता है। देखो ये ग्राफ ऐसे गया और यहां पर मैंने इसको जोड़ दिया और ये मेरा हो गया P02। ठीक है, थोड़ा इसको साफ कर दें। हो गया। तो ये वाला ग्राफ समझ में आया? ये वाला ग्राफ समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये है और ये वाला ये रहा। क्या बात समझ में आ गई? फिर से बताता हूं, P1 वाला कौन सा ग्राफ है? ये। P2 वाला ग्राफ कौन सा है? ये। ठीक है, और ये ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि मैंने माना कि लिक्विड 2 क्या है? ज्यादा वॉलेटाइल है। अब जो टोटल प्रेशर होगा वो ऐसा होगा। स्लोप कैसा भाई साहब? पॉजिटिव। इंटरसेप्ट कैसा है? P01। तो इंटरसेप्ट ये रहा P01। यहां से ग्राफ बना दो तो ये हो गया टोटल प्रेशर। तो ये हो गया P0 भैया 2 माइनस P01 x2 प्लस P01। दिस इज द ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है, क्लियर? ये आपका ये रहा ये P1 मतलब क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। किसी भी पॉइंट पे इन दोनों का सम आपका हमेशा क्या होगा? टोटल प्रेशर होगा। इसी ग्राफ को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे बताओ? आइडियल नॉन आइडियल का भी ग्राफ पढ़ेंगे, वहां पर अच्छे से डिटेल में समझेंगे। क्या आप लोग ये समझ गए अच्छे तरीके से? ठीक है, तो ये ग्राफ किसका है? रॉल्स लॉ का है। लेट सपोज अगर मैं बोल देता, यहां पर बता देता हूं। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ओके, इस ग्राफ की खास बात क्या है? इसमें हमारे पास कितने लिक्विड्स थे? 2। लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। दोनों वॉलेटाइल थे कि नॉन वॉलेटाइल थे? वेरी गुड, दोनों वो कैसे थे? वॉलेटाइल थे। ठीक है, अब जब दोनों वॉलेटाइल थे तो ग्राफ ऐसे बना। अगर मान लो सर एक ऐसा केस आ जाए कि एक हमने ऐसा डाल दिया कि हमारा मान लो पानी था, पानी तो वॉलेटाइल है, उसमें मैंने चीनी मिला दी। चीनी तो नॉन वॉलेटाइल है, चीनी उड़ थोड़ा सकती है। बात समझ आ गई? तो एक बार उसका भी ग्राफ बता दो, उसका कॉन्सेप्ट समझा दो तो मजा आ जाएगा। तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट। चलो फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आप समझ चुके हो। तो अब हम क्या पढ़ेंगे बताओ? सॉलिड, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, डिसॉल्व इन लिक्विड वाला केस पढ़ेंगे। ठीक है, गुड। ठीक है, तो क्या केस था हमारा बताओ? अगला नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट कैसा लिया हमने? लिक्विड, और वो सॉल्वेंट कैसा है? वॉलेटाइल। इट मींस दैट हमारा एक ही कंपोनेंट कैसा है? वॉलेटाइल है। बात समझ में आ गई? एक कंपोनेंट आपका वॉलेटाइल नहीं है, वो क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल।
आपको पहले ही बताया मैंने, सॉल्वेंट को हम लोग 1 मानते हैं क्योंकि पहले मकान मालिक आया है, ठीक है। मकान मालिक अगर वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो लेक्चर नंबर क्या देखें, फर्स्ट। तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैंने 1 मान लिया, कूल, ठीक है। ऊपर से मैंने इसको ढक दिया। तो बताओ सरफेस पे केवल कौन है, 1 1 1 1 1 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वेपर प्रेशर भी 1 1 1 1 1 1 1 है ना, प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो प्योर वेपर प्रेशर क्या हो गया, P0 1। ये प्योर क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है, किसका, लिक्विड 1 जो हमने लिया है, लिक्विड सॉल्वेंट ही लिया है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, ठीक है। ये हमारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। इसको मैंने मिक्स किया, इसको मैंने 2 बोल दिया। जब मिक्स करेंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहां पर 1 है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, फिर 1 का लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 1 और नॉन। तो जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता हूं किसमें, लिक्विड सॉल्यूशन में, सॉरी लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करता हूं, तो वो सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना, एकदम होमोजीनियसली। होमोजीनियसली आपको वर्ड समझ में आता है, सॉल्यूशन कैसा एक होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो वेपर फेज में जाएंगे नहीं, 2 वाले वेपर फेज में जाएंगे नहीं। इसका मतलब जो प्रेशर था P02 वो तो 0 रहेगा। क्यों बताओ, क्योंकि यह कैसा है, नॉन वोलेटाइल, बात समझ आ गई। तो यहां पर 1 हो गया, तो सरफेस ऑक्यूपाई करने के वजह से तो 1 के मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, जो प्योर सॉल्वेंट था 1 का, उसके रिस्पेक्ट में जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा इसमें, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो नाउ इट्स बिकम P1, है ना। और P1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, यानी कि P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 1 इंटू X1। और यहां पर P2 तो भैया गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उड़ नहीं सकते, तो उनका वेपर प्रेशर हो नहीं सकता। और जब हो नहीं सकता तो P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसका मतलब केवल कौन बचा, P1, और P1 केवल लिक्विड सॉल्वेंट था, इसीलिए P1 बचा। तो कहानी क्या हो गई, खत्म, ठीक है। आया समझ में। तो ग्राफ भी तो केवल इसी का बनेगा, है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, वेरी गुड, ठीक है। तो कैसा बनेगा बताओ, ऐसा। तो ये हो गया आपका क्या, बताओ X1, यहां पर क्या हो गया बताओ, P, ठीक है, मतलब क्या, वेपर प्रेशर। जैसे यहां पर X1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 0। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा बताओ, मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, सरफेस के मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बताओ मैक्सिमम X1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो उस जगह पे ये क्या हो जाएगा, P0 1। आया समझ में। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सिंपल एक ग्राफ रह जाता है, P1 कंपोनेंट का, P2 कंपोनेंट का नहीं रहता है। कितनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ओके, दोनों लिक्विड का पढ़ लिया, फिर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, सरफेस पे मॉलिक्यूल आ जाते हैं नॉन वोलेटाइल के भी। तो सरफेस पे 1 की जगह क्या हो जाती है, कम। तो वेपर फेज में कैसे जाते हैं वो, कम। तो प्रेशर क्या हो जाता है उनका, कम। कितनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ओके, कॉन्सेप्चुअल बातें कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वो अभी समझाता हूं मैं 1 सेकंड के अंदर। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर क्या देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली में आपका जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो हो गया, किस पे डिपेंड करता है बताओ, टेम्परेचर पे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा हो गए तो मॉलिक्यूल ज्यादा इवोपरेट होंगे, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ज्यादा इवोपरेट होगा, ज्यादा क्या होगा, फिल होगा कंटेनर के, मतलब स्पेसियस में, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर क्या करेगा, एग्जर्ट, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना मॉलिक्यूल्स की, तो फोर्स ज्यादा एग्जर्ट करेंगे, इसीलिए प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। दूसरा, जब हम उसमें क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो भाई अभी मैंने बताया था ना, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा।
तो मॉलिक्यूल सरफेस पे जो वॉलेटाइल वाले हैं वो कम इवोपोरेट हो पाएंगे क्योंकि उनकी मॉलिक्यूल्स की मात्रा कम हो गई, क्योंकि 2 ने जगह ले ली, इसीलिए। बात समझ में आ गई? तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो ये 2 फैक्टर हैं, ठीक है, टेम्परेचर और क्या, नॉन वॉलेटाइल, जिसके वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा सिंपल सा, मैंने 2 मोल ग्लूकोज ऐड किया एक सॉल्यूशन में, यानी कि, ठीक है, जैसे मैंने 2 मोल क्या लिया, ग्लूकोज, तो मैंने 2 मोल ग्लूकोज लिया 1 लीटर मान लो सॉल्वेंट में, है ना, ओके, सॉल्वेंट मतलब वाटर ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो यहां पर 2 मोल ले लिया, तो इसमें क्या होगा बताओ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आने लग जाएंगे, ठीक है। और एक में मैंने क्या लिया, दूसरा लिया मैंने 1 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन बोल लो या इन 1 लीटर सॉल्वेंट में लिया, ठीक है, वाटर है, ओके, यहां पर लिया, यहां पर जोड़ा, ठीक है। आप समझो, तो बताओ हुआ क्या, 2 मोल ग्लूकोज है, उसने क्या किया बताओ, सरफेस सेम रखा, क्योंकि अब यहां पर क्या हो गया, 2 मोल ज्यादा सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा और यहां पर 1 मोल जो है वो कम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो यहां पर मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा इवोपोरेट होंगे पानी के, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा इसका, ज्यादा। इसमें क्या होगा, कम इवोपोरेट हो पाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या होगा बताओ, बोलो। हाँ, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। कितनी बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। मैंने यहां पर क्या रखा, 1 मोल यूरिया रखा, ठीक है, यूरिया का सॉल्यूशन लिया, और 1 मोल मैंने क्या लिया बताओ, 1 मोल मैंने यूरिया का सॉल्यूशन लिया और दूसरा मैंने क्या लिया, 1 मोल ग्लूकोज लिया, सॉल्यूशन लिया, ठीक है। बताओ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों अलग अलग है, यूरिया भी अलग है और ग्लूकोज भी अलग है, लेकिन क्वांटिटी देखो, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो वेपर प्रेशर केवल किस पे डिपेंड करा था, कि आपने कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, आपने उसका कौन सा उसका नेचर है, बात समझ में आ गई, उसको कंसीडर नहीं करता वो, बस किस पे डिपेंड करता है वो, क्वांटिटी पे, आपने कितना क्वांटिटी ऐड किया। हाँ, यूरिया लिया, ये भी 1 मोल, सरफेस उतना ही ऑक्यूपाई होगा, ये भी 1 मोल, बात समझ में आ गई। तो वेपर प्रेशर क्या होगा दोनों केस में बताओ, सेम रहेगा, इस बार क्या रहेगा, सेम, क्योंकि क्वांटिटी अगर सेम रहेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितनी बात समझ आ गई? हाँ, अगर क्वांटिटी ज्यादा हो गई, जैसे ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सरफेस को घेर रहा था, तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम वेपर में गए, तो प्रेशर क्या हो गया, कम। ये तो सेम ही घेर रहे हैं ना, बात समझ में आ गई, मॉलिक्यूल सेम ही जाएंगे वेपर फेज में, तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम रहेगा। कितनी बात समझ में आ गई? तो नेचर से अभी फिलहाल यहां पर कोई लेना देना नहीं है, केवल किससे लेना देना है, मोल्स से, आप कितने मोल्स उसमें जोड़ रहे हो। क्या बात समझ में आ गई यहां तक? तो रॉल्स लॉ यहां पर क्या होता है, खत्म। तो बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्या, ठीक है, द वेपर प्रेशर, ध्यान सुनो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेरी गुड, प्योर लिक्विड ए एंड बी है, यानी कि 2 लिक्विड है, ध्यान समझना इस चीज को, यहां पर ए लिक्विड है, ठीक है, एकदम डिटेल एनालिसिस करके कर रहे हैं ताकि आप एक ही क्वेश्चंस में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें सीख के जाओ, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है ना जो मैं 2-4 क्वेश्चंस करा दूं, ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के लिए क्वेश्चंस के लिए अलग से लेक्चर लाऊंगा, ताकि ये हमारी थ्योरी और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स चलता रहे साथ साथ में, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा लिक्विड है बी, तो यहाँ पर बी है सरफेस पे, ठीक है, समझना इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर क्या है आपका, बी है। तो यहां पर बताओ प्योर प्रेशर होगा ए का, यहां पर होगा प्योर प्रेशर बी का, क्योंकि दोनों लिक्विड प्योर है ना। इनकी वैल्यू कितनी गिवन है बताओ, पी नॉट ए की वैल्यू गिवन है कितनी, 450 mm Hg गिवन है, ये रहा, और पी नॉट बी की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ, 700 mm Hg, ठीक है, 2 गिवन है। उसके बाद बोला है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। तो पहले बताओ लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन करते हैं, ठीक है, वेरी गुड,
कर दिया। यहाँ पर A है, इस पर B है, A B है, मान लेते A है, फिर B है, फिर B है। ठीक है, क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि आपको B का प्योर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है ना, मतलब ज्यादा वॉलेटाइल है वो। ठीक है, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B B हो गया, A A हो गया, B B हो गया। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर कब लगता है? जब चीजें इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स भी फिक्स है, यहाँ के मॉलिक्यूल भी फिक्स है, लेकिन वो भी पूछ कहाँ कर रहा है, पहले ध्यान से सुनो। तो लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन पूछ रहा है, यानी कि वो आपसे क्या पूछ रहा है? X1 एंड X2। ठीक है, क्योंकि लिक्विड का कंपोजिशन अलग होता है, वेपर्स का कंपोजिशन अलग होता है। ठीक है, ओके। तो लिक्विड के लिए हम क्या यूज करते हैं? X1 एंड X2। वेपर्स के लिए क्या यूज करते हैं? इसी न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको एक टॉपिक बचा के रखा था ताकि मैं आपको यहां समझाऊं इस क्वेश्चन में, हैंड टू हैंड। ठीक है, अब कैसे समझो? तो इसको एनसीईआरटी कहता है कि आप लोग इसको YA मानो, YB मानो। गुड। तो YA मोल फ्रैक्शन कहां का है? वेपर फेज का। और YB कहां का है? वेपर फेज का। और अच्छा X1 लिख दिया मैंने, XA और XB कहां का मोल फ्रैक्शन हो गया? लिक्विड फेज का हो गया। ठीक है, उसको सही कर लेना, XA और XB लिक्विड फेज में, क्योंकि यहां का कंपोजिशन अलग होगा, यहां का कंपोजिशन अलग होगा। तो आगे क्वेश्चन सुनो, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 600 mmHg। तो टोटल प्रेशर हो गया कितना? 600 mmHg। कितनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, तो टोटल मतलब यहाँ का प्रेशर दे रखा है 600 mmHg। तो ये तो हम सिंपल निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे इसको बताता हूं। तो इसके लिए एनसीईआरटी क्या करता है? डेरिवेशन तो करता नहीं है ना, वो पूछता है, तो मैं भी डायरेक्टली बता देता हूं। बात समझ में आ गई? अगर डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो देखो वो कहता है सिंपल कि PA इज इक्वल्स टू P नॉट, क्या रखो बताओ? P टोटल इंटू YA रखो। PA याद है कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, PA इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA से निकालेंगे। ठीक है, और PB कैसे निकालेंगे बताओ? तो P टोटल, सॉरी PB कह रहा हूं, PB नहीं YB। ठीक है, तो ये तो टोटल प्रेशर तो ये रहा आपका, ये आप निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात यहां तक? तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकलता है किसका? वेपर फेज का। तो वही अगले क्वेश्चन में बोला है सर, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। तो वेपर फेज में कंपोजिशन भी बताओ, तो लिक्विड फेज में भी बताओ और वेपर फेज में बताओ। तो पहले तो लिक्विड फेज का निकालते हैं। बताओ टोटल प्रेशर क्या बताया था? P टोटल इक्वल्स टू P नॉट माइनस P नॉट X प्लस P नॉट। ऐसे लिख लो, यहां A भी दिया है ना, इस बार A B के टर्म में लिख लो। तो ये क्या होगा बताओ? A B, फिर वापस क्या होगा? A, यहां पर क्या आ जाएगा? B। तो P टोटल कितना दे रखा है? 600। PA की वैल्यू 450 माइनस 700 दे रखा है PB। ठीक है, XA कितना हो गया? पता नहीं, वही तो निकालना है। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया बताओ? P नॉट B कितना हो गया? 700। इसको भी सही कर लो, A मान लो, यहां पर B मान लो। ठीक है, अब ये 600, 450 में से 700 गए तो माइनस 250 XA प्लस 700। ठीक है, ओके। अब ये इधर गया तो 600 माइनस 700 इक्वल्स टू माइनस 250 XA हो गया। ये कितना बचेगा बताओ? माइनस 100 इज इक्वल्स टू माइनस 250 XA। 0 से 0 गया, माइनस से माइनस गया, 10/25 यानी कि XA। तो कितना हो जाएगा? 2/5। अब यहां पर ध्यान से समझो, अब मैं XA निकाल चुका हूं कितना? 2/5। तो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगर आपको XA पता है तो आपको पता है XA प्लस XB का सम कितना होता है बताओ? 1 होता है। एक निकाल लिया, दूसरा निकालने की टेंशन नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 2/5 प्लस XB इक्वल्स टू 1। तो XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 2/5, यानी कि XB की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 5 में से 2 गए, कितना हो जाए? 3/5। ठीक है, तो XA XB निकल गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बताओ? PA और PB। तो थोड़ा इसको रब कर देता हूं ताकि इजी हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर PA इक्वल्स टू P टोटल YA। बहुत सिंपल, PA की वैल्यू क्या लिख लो आप? यहाँ पर P नॉट A इंटू XA लिख लो, P टोटल इंटू YA। पता ना P नॉट A कितना था? वेरी गुड, 450 यहाँ दिख रहा है। XA कितना निकला था? 2/5। P टोटल कितना था? 600 YA। सही है, क्या होगा बताओ? 1 0 से 1 0 गया, फिर ये कितने बार में गया? 9 बार में। ठीक है, और
9 इंटू 2 है, ये कितना हो जाएगा आपका बताओ 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ 9/30 इज इक्वल्स टू कितना हो गया YA, 3 से काट दो तो ये 3/10, तो YA की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/10, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको YA पता है तो YA प्लस YB कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये 3/10 प्लस YB इज इक्वल्स टू 1, तो YB की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस 3/10, तो YB इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3/10, यानी कि YB की वैल्यू क्या हो गई 7/10, ठीक है। ओके, तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिया जिसमें मैंने आपको रॉल्स लॉ के कैसे फॉर्मूले यूज करने वो सिखा दिया, ठीक है। एक तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। तो लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, कि देखो वीडियोस देख रहे हो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं टॉपिक कंप्लीट करते जा रहा हूं आप जरूर एनसीईआरटी रीड करें। जब तक आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होगी तब तक आप ज्ञान या नॉलेज के थ्रू या तो आप पढ़ाई के थ्रू लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो वो नहीं मिलने वाला जब तक आपकी खुद की रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं हो जाती। फिर भी मैं बता रहा हूं एक ही बुक आपको पढ़नी है, वो कौन सी है एनसीईआरटी, ठीक है। उसको रीड करें, उसके क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ा दिया है वहां तक, ओके। तो एकदम लाइन टू लाइन आपको समझ में आएगी, ये एकदम प्रॉमिस है मेरा आप सबसे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें, वो आ जाएगी आपकी अगले दिन। क्लियर होगी बात यहाँ तक। मेरे लेक्चर्स हमेशा MWF 8:30 बजे आया करेंगे, तो बाकी मैथ्स का जो लेक्चर है वो TTS 8:30 बजे आया करेगा, ठीक है। तो 3 दिन आपको मैथ्स के लेक्चर्स मिलेंगे और 3 दिन आपको किसके लेक्चर्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे, ठीक है। 9th और 10th का भी जल्द ही आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, ठीक है। जो भी 9th 10th के हैं वो बच्चे सब्सक्राइब करें, मस्त अपना लेक्चर्स देखें, वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, जैसा कि एज यूजुअल सब बोलते हैं।